क्या जनता द्वारा डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव, सीधे ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यदि कोई पार्टी राज्य तथा केंद्र में उसकी बहुत ही अधिक सीटें हैं और जो सीटें इन सभी जो मेथड के टर्म्स हैं उसमें कवर होती हैं, तो क्या संविधान में तब भी परिवर्तन किया जा सकता है? अब सबसे रोचक बात यहां पर आती है। तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को क्या। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमको बचाना है इस देश का संविधान। क्या बचाना है? संविधान। हमको बचाना है इस देश का लोकतंत्र। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए। देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। दोस्तों, आज हम दो विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले टॉपिक पे हम ये समझेंगे कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना संभव है, क्या इससे संबंधित प्रावधान अपने संविधान में है, तथा दूसरे टॉपिक में हम समझेंगे कि क्या यदि किसी पार्टी विशेष का अधिक उम्मीदवार जीत जाते हैं, अधिक सीटें आ जाती हैं, तो क्या ऐसे में वो संविधान में परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाना उचित है, क्या जनता द्वारा सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा सकता है। देखिए, जो फिलहाल प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि जो लोकसभा के चुनाव है, इस चुनावों के परिणाम पर आधारित है कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा और किस पार्टी से होगा। लोकसभा के चुनावों में जिस पार्टी की बहुमत आती है उसके परिणाम के आधार पर प्रधानमंत्री के नाम को प्रस्तावित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर सहमति देकर उसकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं कि क्या जनता द्वारा डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव, सीधे ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा सकता है, यानी लोकसभा के चुनावों को बाईपास करके क्या प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे किया जाना संभव है और क्या ऐसा होना चाहिए। देखिए, संविधान में जो ये प्रोसेस बनाया गया है वो प्रोसेस लोकसभा के चुनाव के जरिए इसीलिए बनाया गया है कि जनता डायरेक्ट अपना प्रधानमंत्री ना चुने, क्योंकि यदि जनता डायरेक्ट अपना प्रधानमंत्री चुनती है तो इसे राजा का शासन यानी राजा के अधीन शासन माना जाएगा, जबकि जो भारत का संविधान है, जो भारत की जो प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है, यानी लोगों पर आधारित है, यानी लोग जो चाहेंगे वैसा शासन होगा, लोगों द्वारा शासन होगा, लोगों के लिए शासन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये लोकतंत्र का शासन है। यदि ये प्रोसेस सीधे ही प्रधानमंत्री को चुनने का प्रोसेस बना दिया जाए तो ऐसे में राज्य जो है, देश जो है वो राजा के अधीन माना जाता है और इसे जो है लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में लोगों द्वारा सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करना संविधान के जो मूलभूत ढांचे हैं, जो संविधान का जो भाव है उसका उल्लंघन है और सीधे ही प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाना संभव नहीं है। यह प्रोसेस नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि जो प्रोसेस लोकतंत्र को कायम रखने का बनाया गया है, ऐसे में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये कितना फेयर है। देखिए, यहाँ पर हम कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे, जो समाज की ही बातें हैं, आप लोगों के माध्यम से ही हम तक पहुँचती हैं। लोगों का ये कहना है कि ये जो प्रोसेस डायरेक्ट चुनाव प्रधानमंत्री का है ये इसीलिए हटाया गया था कि राजा का शासन ना हो, लोकतंत्र का शासन हो, इसलिए लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनको बीच में रखा गया। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगते हैं और उनके आधार पर ही अपनी सीटें जीतने का दावा करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली राजा तंत्र, जो राजा के अधीन जो देश काम करता है उसको दर्शाता है। ऐसे में होना क्या चाहिए, प्रोसेस जो कहता है जिसके लिए इनको बीच में डाला गया था वो इसीलिए डाला गया था कि ये अपना स्थानीय जहाँ के भी ये लोग हैं, यानी जहाँ पर भी इनकी जन्मभूमि है, जहाँ से भी ये अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक रहे हैं, वहाँ पर ये लोग काम करें, वहाँ की जनता के लिए काम करें, वहाँ पर विकास करने के लिए काम करें। हालांकि जो राष्ट्र के मुद्दे हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो किए जाते हैं वो इनके माध्यम से ही किए जाते हैं, इनका भी उसमें सहयोग रहता है, लेकिन उसके अलावा अपने स्थानीय तौर पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं वो विशेष होता है और उसके आधार पर ही जनता इनको
चुनती है। तो जो लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो स्थानीय रूप से जो उनकी स्थानीय जनता है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके हित के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसके विकास के लिए क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, वो वर्तमान भी हो सकता है, वो भूतपूर्व का भी हो सकता है। जो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगता है वो स्थानीय विकास नहीं कर सकता और ऐसा व्यक्ति केवल 5 साल की मौज काटने के लिए उम्मीदवार के तौर पर आता है और किसी पार्टी विशेष के टिकट के आधार पर कुछ अन्य उपलब्धियां गिनवाकर वो वोट प्राप्त करने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जनता इस विषय में सोचेगी तभी ऐसे उम्मीदवार भी लाइन पर आएंगे और वो वास्तव में जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं या फिर जो आगे करने का दावा करते हैं वो वास्तव में तभी स्थानीय लोगों के लिए काम करेंगे, तभी स्थानीय लोगों का विकास कर पाएंगे। और जब स्थानीय लोगों का विकास होगा और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की कि क्या कोई पार्टी यदि ज़्यादा सीटों से जीत जाती है, बहुमत से जीत जाती है, तो क्या वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है, संविधान को बदल सकती है। आइए समझते हैं। संविधान का आर्टिकल 368, इसमें संविधान में संशोधन करने की जो है प्रावधान प्रोविजन लिखे गए हैं। वो संशोधन किस प्रकार से हो सकता है? वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी से, तीसरा है जो कि 2 और 3 को मिलाकर बनाया गया है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ विधानमंडल की मंजूरी यानी राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होगी। ये तीसरा मेथड है संविधान में संशोधन करने का। ये जो तीनों मेथड है, ये तीनों मेथड अलग अलग हिस्सों को संशोधन करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिंपल मेजॉरिटी के लिए है, ये जो कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं जैसे मंत्रियों के भत्ते हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें परिवर्तन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें जितनी भी टोटल सीटें हैं उसमें से 50% से अधिक यानी 51% आप मान सकते हैं, 51% यदि बहुमत के साथ उस पर सहमति दी जाती है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ माना जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो स्पेशल मेजॉरिटी का है, यानी ये इससे थोड़ा टफ है, जिसमें 2/3 बहुमत, 2/3 यानी 100 में से 67 बहुमत अगर होंगे तो वो स्पेशल मेजॉरिटी माना जाएगा। और ये स्पेशल मेजॉरिटी दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर होगा तभी कोई विधेयक पास हो पाएगा। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और लगभग बड़ा मुश्किल हो जाता है तीसरे मेथड को अप्लाई करना। जो तीसरा मेथड है इसके माध्यम से जो संविधान के मूल अधिकार हैं उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है तीसरे मेथड के माध्यम से। वो क्या होगा? जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होगी, जो कि 51% होना चाहिए कम से कम, यानी 50% से अधिक। फिर से समझिए, तीसरे मेथड में स्पेशल मेजॉरिटी यानी लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की मंजूरी जो कि 50% से अधिक होगी, इसकी सहमति आवश्यक है और इसकी सहमति मिलने पर ही संविधान में ऐसा संशोधन किया जा सकता है। अब ये तीनों मेथड समझने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यदि कोई पार्टी राज्य तथा केंद्र में उसकी बहुत ही अधिक सीटें हैं और जो सीटें इन सभी जो मेथड के टर्म्स हैं उसमें कवर होती हैं, तो क्या संविधान में तब भी परिवर्तन किया जा सकता है? अब सबसे रोचक बात यहाँ पर आती है, क्या ऐसा वास्तव में संभव है? केशवानंद भारती केस, जो कि बहुत ही चर्चित केस था, आप लोगों ने भी सुना होगा, उस केस को आने के बाद एंट्री होती है हमारे बाहुबली की यानी सुप्रीम कोर्ट की। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच ने, जिसमें केशवानंद भारती हार गए थे, लेकिन वहां पर जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, केस क्या था थोड़ा सा भूमिका आपको बता देता हूं। उसमें जिस स्टेट में केशवानंद भारती का केस था वहां पर केशवानंद भारती की कुछ ज़मीनें थी, जिस ज़मीन पर जो राज्य सरकार है वो अपना कब्जे के लिए केस लड़ रही थी।
केशवानंद भारती कह रहे थे कि वो ज़मीन हमारी है, लेकिन राज्य सरकार उसको अपना कब्जा चाह रही थी। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में ये कहता है, जहां पर 13 जजों की बेंच ने 7:6 में फैसला सुनाया, यानी केशवानंद भारती के पक्ष में 6 जज थे और जो राज्य सरकार है उसके पक्ष में 7 जज थे। वहां पर यह बताया गया जो मूल अधिकार हैं उसमें संशोधन करना संभव है, लेकिन वहां पर जो सामने निकल कर आया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय में साफ साफ कहा कि मूल अधिकारों में तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी इस केस से क्या आपको निष्कर्ष निकला? देखिए, जो ये कंडीशन हमने बताई, तीनों मेथड, ये तीनों मेथड यानी बहुमत होने के बाद भी यदि कोई ऐसा संशोधन जिससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का काम किया जाए, ऐसा संशोधन अमान्य होगा, असंवैधानिक होगा और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय था, जिसके बाद अब ये संभव नहीं रहा कि कोई पार्टी बहुमत के साथ आ जाती है तो वो संविधान को बदल सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है बड़े स्तर पर। छोटे संशोधन तो संभव है, लेकिन जिससे मूल ढांचे में परिवर्तन हो। अब मूल ढांचा क्या होगा? मूल ढांचा आप मोटा मोटी समझें तो धर्मनिरपेक्षता इत्यादि को मान सकते हैं, यानी मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ये तो दूसरा टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको समझाई हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया है और आप इस बात को समझ चुके हैं, दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को औरों तक भी ज़रूर शेयर करें और आपकी कोई राय इस विषय में है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।